हे गाइस, दिस इज जोम एंड वेलकम टू सिविल राजा, योर गेटवे टू फ्यूचर। सो गाइस, आज हम लोग के पास आया है एक G+3 का फ्लोर प्लान और इसमें है कैंटिलीवर स्लैब। और ये कैंटिलीवर स्लैब है 5 फीट एक्सटेंडेड। तो ये एक आर्किटेक्ट ने मुझे बना के दिया है और वहां से मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। तो स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो आपको ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेशन से पता चल चुका है, लेकिन उसके एक रिवीजन के लिए ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, जितनी जल्दी हो सके मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा प्लान आ चुका है। तो अभी हमें बनाना है सेंटर लाइन डायग्राम। तो सेंटर लाइन डायग्राम बनाने के लिए मैंने इसको स्केल वगैरह नहीं किया है, मैंने इसमें ऑल्टरनेट यूनिट्स को हाईलाइट कर दिया है। जो कि हाईलाइट करने के लिए आपको पता है कि सिंपली हम लोग को डिम स्टाइल में जाना होता है। डिम स्टाइल में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे मॉडिफाई, और यहाँ पे ऑल्टरनेट्स में इसको डिस्प्ले ऑल्टरनेट यूनिट्स कर देते हैं, और मल्टीप्लायर फॉर ऑल यूनिट में हम लोग अपना वैल्यू देते हैं 0.0254। ऐसा इसलिए देते हैं क्योंकि 1 इंच में होता है 25.4 mm, यानी कि 0.0254 mm, सॉरी 0.0254 मीटर। ओके, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करना चाहते हैं। तो मीट्रिक यूनिट यहाँ पे सेट हो चुकी है। अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो कि लाइक सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन तो मार्किंग हो चुकी है, लेकिन इस तरीके का हम लोग के लाइक सॉफ्टवेयर्स में चलता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि इन सारे को कर देता हूँ डिलीट, या फिलहाल के लिए इसको रहने भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम लोग इसमें डायमेंशन को मार्क करेंगे। तो डायमेंशन को मार्क करने के टाइम एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे ग्रैब नहीं है। तो ऐसा ग्रैबिंग नहीं होने के कारण का कारण दो तीन होता है, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन नहीं हो, या फिर आपने कोई कमांड चूज नहीं किया हो। तो यहाँ पे मैंने डायमेंशन कमांड को चूज किया हुआ है, फिर भी ये स्नैपिंग नहीं हो रही। तो एक बार ऑब्जेक्ट स्नैप को चूज ओपन के देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी ऑन है, इसके अंदर बाकी सब कुछ भी चेक्ड है। तो अभी एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, ये नहीं हो रहा है। तो कभी कभी ये चीज किसी किसी के शेयर्ड फाइल में प्रॉब्लम होती है। अगर आपने मेरे ऑटोकैड की कोर्स की हुई है तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी जब आप खुद से अपना बनाते हो ऑटोकैड फाइल। लेकिन चलिए, यहाँ पे आया हुआ है। तो अभी हम लोग एक दूसरा हैक यूज कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अपना ऑर्थो ऑन करके लाइंस को ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और लाइन को ड्रॉ करने के टाइम में ये पॉइंट जो है वो स्नैपिंग हो जा रहा है मोस्टली। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये दोनों लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो हम लोग इसको स्ट्रेच करके यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं, या फिर इसको डिलीट कर लेते हैं। और बाकी लाइंस को भी चेक कर लेंगे कि हमारा स्नैपिंग तो ठीक से हो नहीं पा रहा है, तो हमारा लाइन जो है प्रॉपरली सिलेक्टेड है कि नहीं, डायमेंशंस भी प्रॉपर है। तो यहाँ पे बाकी लाइंस प्रॉपर थी, बस इन दोनों लाइन से प्रॉब्लम आया था। अभी हम लोग इसको करेक्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। अब डायमेंशन चेक में एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं कि एग्जैक्ट सही डायमेंशन आ रहा है या नहीं। तो बिल्कुल सही डायमेंशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। अभी हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन किस तरीके से लिए जाते हैं, कि पहला लाइन तो रहेगा अपना A to B, उसके बाद सेकेंड जो पोर्शन है वो हमारा रहेगा B to C का। राइट, तो यहाँ से सॉरी A to C का, उसके बाद आ जाता है A to B, एंड देन आ जाता है हमारे पास A to E, A to F। यहाँ पे मैं मार्किंग्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उस मार्किंग्स को देने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है। जितना जल्दी हो सके वो करते हैं, हम लोग शॉर्ट में काम को निपटाना चाहते हैं आज के सेशन के लिए। उसके बाद आ जाते हैं, देखते हैं कि इधर हम लोग पॉइंट्स को ग्रैब कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये एंड पॉइंट है तो ये ग्रैब हो जाए, तो हम लोग इसको बीच में यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे आने के बाद ये फिर से ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं एंड पॉइंट को। तो चलिए, अगेन हम लोग सेम हैक का यूज कर लेते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हम लोग डायमेंशन टूल के हेल्प से यहाँ पे डायमेंशन को मार्क कर देंगे। ओके, अभी जब ये चीज बन गई है तो हमें चाहिए अपना गूगल शीट। तो गूगल के लिए मैं हमेशा यहाँ पे अपना एक गूगल शीट प्रिपेयर रखता हूँ, जहाँ पे मैं जाके कोऑर्डिनेट मार्क्स कर लेता हूँ। अगर आपके पास एक्सेल है तो अच्छी बात है,
नहीं तो आप गूगल शीट्स का यूज कर सकते हैं। हम लोग को कोई यहाँ पे एआई का फॉर्मूला नहीं करना है, सिंपली इस टाइप के नोट्स को मेंशन करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स को यहीं पे मार्क करके रखा हुआ है और सबके नोट्स को यहाँ पे रखते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि मान लीजिए कभी कोई प्रोजेक्ट हुआ और आपके पास समहाउ डिलीट हो गया है, तो आप सिंपली आके यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो गूगल शीट्स मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ एक्सेल से। हालांकि मेरे पास एक्सेल है, लेकिन ये मुझे बेटर लगता है। उसके बाद हम लोग सिंपली स्प्लिट स्क्रीन की हेल्प से इसको, दो स्क्रीन को स्प्लिट कर देंगे, लेफ्ट एंड राइट। इसको लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, इसको राइट साइड में रखते हैं। अभी यहाँ से विजिबिलिटी भी सही हो गई है। अभी जो पहला कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, पहला कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। ठीक है। उसके बाद से ये हम लोग का प्लेन टेबल पे है, तो हम लोग इसको जीरो कर सकते हैं। ठीक है। अभी इसके बारे में भी एक बताऊंगा, तो वाई कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ देर बाद बात करें। फिलहाल के लिए इसको जीरो रखें। ओके। देन आ जाता है सेकंड कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस में क्या है हमारे पास, 3.886, और यहाँ पे जीरो। देन यहाँ पे आ गया 3 पॉइंट, सॉरी ये वाला लेंगे 7.759, 10.759। देन आ जाता है हमारे पास 11.455, 11.455। देन आ जाता है 14.173, 14.173। देन है 18.05, 18.059। ओके। अभी ये सारा का सारा जो है वो का जीरो में चला, यानी एक जीरो में। इसके बाद ये सारे पॉइंट्स यहाँ भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो कि सेम कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कर लूंगा कॉपी एंड पेस्ट, और इस रो में हम लोग जेड का डिस्टेंस दे देंगे 3.78, 3.785, और इसको कर देते हैं कॉपी। तो मेरे सारे कोऑर्डिनेट्स लिखे जा चुके हैं। देन आ जाता है, इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4, ये चार तो हमारे पास बिल्कुल सेम जगह पे है, एंड एक्चुअली एक्स में सब सेम जगह पे है। ठीक है। तो हम लोग इसको अगेन कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। लेकिन यहाँ पे वाई का, सॉरी जेड का डिस्टेंस जो है वो अलग है। तो ये कितना है, ये डिस्टेंस हो जाता है 7.874, 7.874। लेकिन ये हमारे सिर्फ चार पॉइंट्स के लिए है। तो हम लोग 1 2 3 4 यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद आ जाता है 8.48, 8.484, और ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो ये भी मार्क हो गया। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट वन। तो अगेन सारे कॉलम्स एक्स में सेम पोजीशन पे हैं, कंट्रोल की। और वाई में जो है, ये आ जाता है, सॉरी वाई यहाँ पे है दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली हम लोग को स्टाइल में जेड में लिखना होता है। 12.878, 12.878। ओके। तो इस तरीके से जब हम लोग एक्सेल में करते हैं तो हम लोग बहुत कन्वीनियंटली कर पाते हैं। और अभी हम लोग आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। ओके। तो नोटपैड में मैंने इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट लिखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये G+3 बिल्डिंग होने वाला है। प्लॉट जो है वो 5 फीट डाउन है रोड लेवल से। तो दे विल गो फॉर फिलिंग ऑफ दैट, यानी कि कोई बेसमेंट वगैरह नहीं बनना। अब 5 फीट डाउन है, तो 2.5 फीट तो कम से कम ऊपर रहेगा। ओके। तो प्लिंथ हाइट कितना हो जाएगा, इसका डिडक्शन क्या है, डिडक्शन ये हो जाएगा कि प्लिंथ हाइट इज इक्वल टू 2.5 फीट एबव ग्राउंड, क्योंकि इतना मिनिमम लेके चलना होता है हम लोग। सो हम लोग प्लिंथ लेवल क्या हो जाएगा,
अब हम लोग दो तरीके से काम कर सकते हैं यहाँ पे। एक तरीका तो क्या हो जाता है, नोटेशन, ये सपोज अपना ग्राउंड लेवल है। देन आ जाता है हमारे पास, ये अपना प्लेस लेवल हो गया, ये अपना रोड लेवल हो गया, और ये अपना ग्राउंड का लेवल। ओके। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 फीट, यहाँ से यहाँ तक 7 फीट। तो मैं क्या करता हूँ, या तो आप इसको जीरो मान लो, या फिर आप इसको जीरो मान लो। तो बेटर है यहाँ पे जो प्लिंथ है उसी को जीरो मानिए, और नीचे वाले को एक टोटल हाइट दे दी। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 7.5 फीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग 7.5 फीट कर दें। ओके, तो आपको एक क्लियर हाइट मिल जाएगा। ये वाला जो है, ये +2.5 फीट होगा, क्योंकि वो रोड लेवल से ऊपर है। ये वाला जो लेवल है, -2.5, सॉरी -5 फीट, 5 फीट। ये एक्चुअल चीज है, लेकिन ये तब होगा जब ये जीरो लेवल होगा। ओके, फिलहाल के लिए हमारा जीरो लेवल जो है वो पकड़ में, तो कन्वीनियंट हो जाए। ओके, तो हम लोग जीरो लेवल यहाँ रखेंगे, बाकी 7.5 फीट नीचे रखते हैं। ओके, क्योंकि सब कुछ तो वहीं पे बनना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि और भी हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो मैं इसके बाद अपना व्हाट्सएप ऑन कर लेता हूँ और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को समझ लेते हैं। ओके, तो अभी हम लोग का सब कुछ हो चुका है। अभी हम लोग चैट को ओपन करते हैं। यहाँ पे फाइल नेम दे देता हूँ मैं। फाइल नेम कर देते हैं G+C रेसिडेंशियल। ओके, उसके बाद इसको प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं 38। देन इसको सेव कहाँ करने वाले हैं, तो इसके लिए अलग से हम लोग हमेशा फाइल बनाते हैं, राइट। तो मैंने भी अपने लिए एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाया हुआ है, और यहाँ पे लाके इसको सेव करेंगे। तो इस टैब के लिए एक सेपरेट फोल्डर हमेशा बना के रखिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। मेट्रिक सिस्टम ये कर दीजिए। उसके बाद जॉब नेम जो देना है आपको दे दीजिए। जैसे कि मैं यूजुअली अपना प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ। उसके बाद जो भी मेरा बिल्डिंग टाइप है उसको रख लेता हूँ, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। क्लाइंट जो है वो है मेरे इंजीनियर सौरभ।
जायसवाल, जॉब नंबर, डिवीजन नहीं है, पार्ट 1 है। इंजीनियर में हमेशा अपना नाम दीजिए। यहाँ पे डिटेल भर लेने से क्या होगा कि आरसीडीसी में आपको जाके ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ये सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिलअप होके आ जाएगा। अदरवाइज हर बार वहाँ पे डिटेल्स भरना पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। देन आ जाते हैं वापस से अपने गूगल शीट। यहाँ पे इन सारे नोट्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लाके इसको कर देंगे पेस्ट। पूछेगा कि कॉलम 1 में क्या होगा, तो नोड है। कॉलम 2 में एक्स एक्सेस है, कॉलम 3 में वाई एक्सेस है, कॉलम 4 में जेड एक्सेस है। क्या यही आपका सीक्वेंस है? बिल्कुल हम लोग का सीक्वेंस वही है। और यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि 24 नोट्स आपके पास आ रहे हैं। टोटल कितने थे? 24 ही थे। सारे के सारे नोट्स यहाँ कॉपी हो चुके हैं। ओके, ठीक है, नोट्स आ चुके हैं हमारे। अभी इसमें मॉडलिंग स्टार्ट कर देंगे। मॉडलिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, व्यू में जाते हैं, इसको हम लोग टॉप टेबल से देखने लगते हैं। और यहाँ पे आपको पता ही है कि लेफ्ट टू राइट एंड बॉटम टू टॉप इस तरीके से हमारी मॉडलिंग होती है। सेम मॉडलिंग को हम लोग यूज करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. But things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my तो गाइज pillow. मॉडलिंग में सब कुछ हो गया है सिवाय स्लैब लगाने के। तो हम लोग सबसे पहले स्लैब लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे लोडिंग पे। तो यहाँ मैंने इन सबको पहले सिलेक्ट कर लिया। सारे बीम्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, टॉप व्यू में जाएंगे। तो यहाँ पे प्लिंथ बीम सिलेक्ट हो गया है, तो एक्चुअली हमें सिलेक्ट करना है रूफ बीम को। तो यहाँ पे आएंगे, पहले रूफ बीम को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, टॉप व्यू। और यहाँ पे हम लोग को अपना
स्लैब लगाना है। तो ज्योमेट्री में जाते हैं, ऐड प्लेट्स का ऑप्शन चूज कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे स्लैब लगा दें। अब स्लैब को ऐसे आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल है, इसलिए हम लोग कंट्रोल+3 करेंगे और देख लेंगे स्लैब कहाँ पे लगा है कहाँ पे नहीं लगा है। तो सब जगह पे स्लैब लग गया है, स्टेयरकेस के पोर्शन पे नहीं लगा है, विच इज व्हाट वी हैव डिजायर्ड। तो अब हम लोग चलते हैं अपने डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर के ऊपर, यहाँ पे वापस से आते हैं और स्लैब को प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग को असाइन करना था, इसको हम लोग कर देंगे असाइन टू व्यू। सो असाइन टू व्यू, असाइन। तो इस स्लैब में थिकनेस भी आ चुका है। अभी क्या करेंगे, सिलेक्ट कर्सर से जाएंगे प्लेट कर्सर में और सारे स्लैब को सिलेक्ट कर देंगे, इसको ट्रांसलेशनल रिपीट करेंगे। तो उसके लिए ज्योमेट्री में जाते हैं, ट्रांसलेशनल रिपीट, वाई एक्सिस में जानते हैं कि डिस्टेंस कितना है, 3.3 का है और इसमें हम लोग को स्टेप्स बनाने हैं 3। उसके बाद सिर्फ ओके, और सब पे स्लैब जो है एक्यूरेटली कॉपी हो चुका है। अब आ जाते हैं टॉप पे। तो यहाँ जो है टॉप में हमारा हेडरूम है, तो यहाँ पे हम लोग को अलग से एक स्लैब को मॉडल करना पड़ेगा। अगेन इसको करेंगे असाइन टू व्यू। अभी क्या है कि ये प्रॉपर्टी जब यहाँ पे असाइन हो जाती है तो उस केस में ये किसी बीम या कॉलम पे लगेगी नहीं, जहाँ प्लेट्स है बस वहीं पे लगेगी। अगर आपको थिकनेस चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। हमारा स्लैब का मॉडलिंग खत्म हो गया और इसी के साथ हमारा कंप्लीट मॉडलिंग भी खत्म हो गया। तो इसको एक बार सेव कर लेंगे। अब चलते हैं अपने लोडिंग के ऊपर। तो लोडिंग में सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशंस में और वहां से सेस्मिक डेफिनेशंस ऐड करेंगे। हम लोग अपना सेस्मिक पैरामीटर को चूज करना है, तो IS 1893 पार्ट 1 2016 को चूज करेंगे, वैल्यू को जनरेट करेंगे। तो सिटी तो जो है सूरजपुर है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, कल्याणपुर एक्चुअली है, तो उसमें तो कोई फायदा है नहीं इसको खोजने का, वो उतना फेमस नहीं है, तो हम लोग जोन सिलेक्ट कर लेंगे। तो जोन 3 था हमारा, जैसा कि हम लोगों ने नोट्स में लिखा था इनिशियली कि ये हमारा सिस्मिक जोन 3 में आता है। उसके बाद रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर से हम लोग मार्क कर लेंगे RC बिल्डिंग विथ स्पेशल मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम, इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 रहेगा। टाइप जो है वो मीडियम सॉइल है और उसके बाद ये RC मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम होगा। देन डैम्पिंग रेशियो 5% है, दैट इज गुड, इसको कर देते हैं ऐड। देन वॉल एरिया सल्फेट वगैरह ये सब हम लोग अभी ऐड नहीं करने वाले हैं, तो इसको रहने देते हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे, वो फास्ट होता है। अब लोड केस डिटेल्स में आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले अपना सेस्मिक इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन चूज करके पहला लोड SLX डिफाइन कर लेते हैं। देन हो जाता है सेम हॉरिजेंटल में ही SLZ कर देते हैं। हालांकि जब हम लोग जोन 4 या 5 में आते हैं तो वहाँ पे हम लोग SLY भी यूज करते हैं, जो कि सेस्मिक लोड इन वर्टिकल डायरेक्शन होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि ये जोन 3 है, PL। और उसके बाद आ जाते हैं लाइव लोड में LL। आप बस इसको एक सिंबल मानो, इसका कुछ खास नहीं है। उसके बाद आ जाता है लोड कॉम्बिनेशंस का। तो लोड कॉम्बिनेशन जो है अभी डिफाइन कर लीजिए या फिर बाद में डिफाइन कीजिए, वो तो कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यहाँ से सिंपली मैं लोड कॉम्बिनेशन कर लेता हूँ, जो भी लोड्स हो गए उसको उसके अंदर कंसीडर कर लिया। यहाँ से अपना टेबल चूज करिए IS 456 2000 और टेबल 18 का। ओके, देन आपको जनरेट लोड, तो ये सारा लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पे जनरेट हो गया है, सारा कॉम्बिनेशन बन चुका है। जैसे कि डेड लोड के साथ 1.5 का फैक्टर हो गया, 1.2 का फैक्टर हो गया, हाँ सारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना दिया। क्लोज, देखिए लोड 3 4 डेड लोड लाइव लोड के साथ बना, सबके साथ प्रॉपर कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन के आ चुका है।
अभी बात आ जाती है कि लोड्स को डिफाइन तो कर लिया, लेकिन अब इसके डिटेल्स को देना, तो इसमें ऐड करेंगे। ये हमारा किस टाइप का लोड है, सेस्मिक लोड है, एक्स डायरेक्शन में है, फैक्टर 1। ओके, तो जोन 4 5 में आप 1 - 1 सब लेके चलिए, यहाँ पे आपका एक ही चल रहेगा तो चलेगा, क्योंकि ये कोई हाई सेस्मिक जोन नहीं। ठीक है। अदरवाइज आपको मैंने शायद पढ़ाया होगा कि जोन 4 5 में बहुत ज्यादा कंसिडरेशंस करने पड़ते हैं सिस्मिक लोड्स को लिए, प्लस क्लाइंट के बजट को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है। अगर आपको पता है कि वहाँ नहीं आने वाला है भूकंप, तो उतना ज्यादा लोड बिल्डिंग पे देने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा, बिल्डिंग पे बेकार का लोड जो है वो बढ़ जाएगा। अभी आ जाता है मेंबर लोड। तो मेंबर लोड जो होता है वो बेसिकली वॉल लोड होता है। तो हम लोग को वॉल लोड का कैलकुलेशन करना होता है। कैलकुलेशन आप ऑलरेडी जानते हो, मैं बस यहाँ पे वॉल का हाइट अलग है इसलिए कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो वॉल लोड कैलकुलेशन के एक्सेल शीट में जाएंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 11 फीट। तो ये 3.5 हो जाता है 11 फीट 6 इंच के लिए। 3.5। तो अगर मैं रेड ब्रिक का यूज कर रहा हूँ तो मेरा लोड हो जाएगा 15। और 2.3 में कितना हो जाता है, 14.4। तो 3.5 का ही लोड दे देते हैं, ताकि लोड बहुत ज़्यादा नहीं बने। तो ये 15.4 है, और इधर से 8.3। तो 15.5 और 8.5 ले लेते हैं। तो आ गए हमारे मेंबर लोड में -15.5। एक हो जाएगा, माइनस इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ एक्ट करेगा। उसके बाद -8.5 ऐड कर लेते हैं, या लोड को थोड़ा कम कर लेते हैं, ना हो सके उतना हम लोग को लोड को कम करना चाहिए। तो चलिए मैं एक्सेल से 0.3 मीटर वाले फ्लोर के लिए भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 14.4 एंड 8। 14.4 7.8 है, तो इसको 8 कर लेते हैं। -8। उसके बाद आ रहा है नीचे 2.5 का है। 2.5, तो इसका लोड हो जाएगा 10.59। तो इसको हम लोग 11 कर लें। थोड़ा बढ़ा के लोड देते हैं ताकि सेफ रह सके कुछ। और एक -2 पैरापेट। ओके, तो ये हो गया सारा लोड कॉम्बिनेशन। हेड लोड आ गया। ओके, सो सल्फेट आ गया, उसके बाद मेंबर वेट आ गया। और कोई यहाँ पे लोड है, लोड लोड वगैरह अगर आप अलग से डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। लेकिन कोई फायदा नहीं है फ्लोर लोड्स को देने का। वो हम लोग स्लैब डिजाइन में अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। अभी के लिए सल्फेट ही रखते हैं। देन आ जाते हैं अपने डाइव लोड। तो डाइव लोड में ऐड करेंगे अपने लोड लोड। लोड लोड कितना होगा, -2। यहाँ एक्चुअली रेंज हम लोग को डिफाइन करना होगा। तो रेंज जानने के लिए सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। या फिर मैं अपने ऑटोकैड फाइल से भी उसको दे सकता हूँ, ऑटोकैड फाइल यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, तो यहीं से देख लेता हूँ। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स डॉट व्यू,
तो यहाँ पे हम लोग नोड टू नोड डिस्टेंस मार्क कर देते हैं। अम, ये रहा नोड टू नोड डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स डायरेक्शन में चाहिए, देन वाई डायरेक्शन में चाहिए, ये चाहिए हमें डिस्टेंस। इससे आई गेस मेरा लोड जो है वो डिफाइन हो जाएगा। लोडिंग में चलते हैं। लाइव लोड ऐड करते हैं यहाँ पे लोड लोड को। रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो -2 रख लेते हैं। वाइड रेंज, वाइड रेंज में 3.5 मेरा पहला हाइट है, तो इसको मैं 3 से लेके टॉप तक दे दूंगा। टॉप मेरा कितना हो जाएगा? अभी के लिए चलिए डायरेक्ट कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 3.5 प्लस 3.3 प्लस 3.3 प्लस 3.3 प्लस 2.4, 15.8। तो इसको मैं कर लेता हूँ 16। एक्स रेंज में पहला डिफाइन कहाँ करना है? 0 है, तो इसको हल्का पीछे से ले लेते हैं। -0.5 से लेके थोड़ा आगे तक, यानी कि 14.173 है तो 14.5 तक कर लेते हैं। 14.5। उसके बाद जेड रेंज में -0.5 से लेके अच्छा, इसको 3 बेसिक जगह से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से तोड़ना अच्छा रहेगा। बेसिकली मैं आपको एनोटेट करके बता दे रहा हूँ कि मैं किस तरीके से इसको तोड़ूंगा। तो मैं ये रेंज ले ले रहा हूँ, फिर मैं ये ले रहा हूँ, ले लूंगा, और फिर उसके बाद ये ले लूंगा पोर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको तोड़ने वाला हूँ। तो पहला जो है मेरा एक्स डायरेक्शन में लिमिट जो है वो डिसाइड हो चुका है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हो गया, वाई डायरेक्शन में यही रेंज आएगा। तो कंप्लीट चला जाएगा 12.878 यानी कि 13 तक। 13 ऐड ऐड हो चुका है। दूसरा जो डिफाइन करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे 14.173 यानी कि 14 से लेके स्टार्ट करेंगे और जाएंगे इस साइड में 18.059 तो 18.2। और जेड रेंज में आएगा तो -0.5 से लेके +4 तक। तो ये पोर्शन छोटा वाला डिफाइन हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट पोर्शन पे। तो वहां पे करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे जेड रेंज। एक्स रेंज तो सेम रहेगा, 14 और 18.2। जेड रेंज 12.878 यानी कि 13। और ये स्टार्ट हो जाएगा 7.874 यानी कि 7.5 से।
एड क्लोज। अभी इसको आ जाते हैं, लोड पे चेक कर लेते हैं। ये हो गया। पीडी में चेक कर लेते हैं। ये मेरा इस पोर्शन पे लग रहा है, ठीक है। ये मेरा इस पोर्शन पे लग रहा है, और ये मेरा इस पोर्शन पे लग रहा है। उसके बाद आ जाते हैं आइसोमेट्रिक व्यू, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, और पूरे पोर्शंस तक अच्छे से लग रहा है, हर फ्लोर पे लग रहा है। तो प्रॉपरली वो लग चुका है। एक और लाइव लोड यहाँ टॉप पे लगेगा, राइट। तो उसको लगाने के लिए अगेन हम लोग टॉप व्यू में जाएंगे, और यहाँ पे एक डिफाइन कर लेंगे। एक बार आइसोमेट्रिक में इसको हाइट को चेक कर लेता हूँ मैं। नोड टू नोड डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ये 18.5। तो 18.5 है, और ये हो जाएगा हमारा 15.65। तो हम लोग ले लेंगे 15.5 से लेके, सॉरी 15.65 है, तो 17.5 से 18.5 तक ले लेंगे। टॉप व्यू, लोडिंग, लोड -2 का होगा, या एक्चुअली -3 भी कर सकते हैं, वाटर लोड रहता है। रेंज हो जाएगा आपका -7, सॉरी 17.5 से लेके 18.5। उसके बाद एक्स रेंज में आएंगे तो 3.785, यानी कि, सॉरी, एक्स रेंज ये वाला ना, तो 14 से लेके 18.5, या 18.2 भी कर सकते हैं। और जेड रेंज में 3.5 से लेके 8। एड क्लोज, व्यू आइसोमेट्रिक, इसको चेक कर। नोट जनरेट लोड, क्यों जनरेट नहीं कर पा रहा है, जरा देख लेते हैं। वाइड रेंज तो ठीक है, एक्स रेंज जो है 14 से लेके 18.2, वाइस 18.2 कर देते हैं। और जेड जो है 3.5 से लेके 8 तक, तो रेंज तो ठीक लग रहा है। 3.5, 3.3, 3.3, 3.3, +2.4, 15.8 ही हो रहा है। ओके। इसको हम लोग ठीक कर देते हैं अभी। रिमूव नोट टू नोट डिस्टेंसेस। उसके बाद व्यू में चलते हैं अपने टॉप व्यू पे। टॉप व्यू पे आने के बाद बस लिखने पोर्शन को करते हैं सिलेक्ट, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, आइसोमेट्रिक। अभी हाइट को चेक कर लेते हैं। हाइट को चेक करने के लिए नोट टू नोट डिस्टेंस को
फिर से यूज करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ 15.8 है मेरा। ओके, तो इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। 15.5 से लेके 16 कर देंगे उसको। ये रेंज गड़बड़ है, 15.5 से लेके 16 मॉडिफ। 15.8 है, ये तो लग जाना चाहिए था। Yes. ये सारी की सारी सही लग रही है। ओके, नॉट एन इशू। ये स्लैब जो है हम लोग उसको डिजाइन खुद से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बस बीम्स पे लोड जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल के डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर करते हैं, एक और ट्रायल ले लेते हैं। ओके गाइज, सो फ्लॉ पता चल गया। यहाँ पे जो रेंज था वो मैं 8 लिखा हुआ था, और ये है 18.484। इसको 18.5 करना है, यानी कि रेंज को आपको अंदर ही रखना है। तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा सा हम लोग का टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे, सॉरी अबाउट दैट। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने लाइव लोड को डिफाइन कर लिया है, उसके बाद आ जाते हैं डेड लोड पे। डेड लोड को डिफाइन करने के लिए पहला तो सेल्फेट है, जिसको हम लोग असाइन टू व्यू कर देंगे, यानी कि जो भी चीजें दिख रही है सब पे सेल्फेट लग जाएगा। और इसके बाद इस नोड टू नोड डिस्टेंस का भी अभी कोई काम नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे आ ही गए हैं तो डुप्लीकेट नोड्स को भी चेक कर लेते हैं, कोई है क्या। उसके बाद ऑर्फन नोड्स, यानी कि कुछ ऐसा जो प्रॉपर्टी नहीं असाइन किया हुआ है, कोई डुप्लीकेट बीम से या नहीं। उसके बाद जीरो लेंथ का बीम हो तो वैसा भी कोई नहीं है, विच इज गुड। ओवरलैपिंग या कोलिनियर बीम्स। देन आ जाता है डायमेंशन बीम्स। चलिए ये भी जरूरत नहीं है, कोई ऑर्फन नोड बना ही नहीं है हमारे पास, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कुछ ऐसा जिसकी प्रॉपर्टी असाइन नहीं हुई हो, वो भी चेक कर लेते हैं। मिसिंग प्रॉपर्टी, मिसिंग इलास्टिसिटी, कुछ मिसिंग नहीं है यहाँ पे। मिसिंग प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ मिसिंग नहीं है, यानी कि सब कुछ प्रॉपर्टी भी असाइन हो चुका है। तो अब हम लोग अपने लोडिंग में वापस जाके सारे लोड्स को डिफाइन कर सकते हैं, बॉडी का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो आ जाते हैं अपने डेड लोड में, जहाँ पे हम लोग को सल्फेट असाइन कर सॉरी सल्फेट असाइन कर चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं आउटर वॉल के लोड्स को असाइन करना है। तो अभी हम लोग वन बाय वन सिलेक्ट करेंगे अपने लेवल्स को। तो ग्राउंड फ्लोर का जो प्लिंथ लेवल है उसको सिलेक्ट किया, टॉप व्यू पे गए। उसके बाद 10 इंच का वॉल लोड कहाँ कहाँ लगाना है, तो ये आउटर वॉल्स पे लगता है, तो आउटर वॉल्स को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर लगता है स्टेयर केस के चारों तरफ वाले वॉल्स पे, और यहाँ पे कोई वॉल रहेगा नहीं स्टेयर केस का, तो इसको मैं सिलेक्ट नहीं करना। ओके, तो इसको कर देंगे असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। असाइन हो गया। फिर आ जाते हैं इनर वॉल्स। तो इनर वॉल्स में बाकी बचे सारे वॉल्स आ जाते हैं। ये वाले पोर्शन पे तो वॉल रहेगा ही नहीं, तो इसको लगाने का जरूरत नहीं। हालांकि अगर लोड डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा इक्वल करना चाहते हैं तो लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, साइन कर दिया।
एक बार आइसोमेट्रिक व्यू में जाके चेक भी कर लिया कि प्रॉपरली असाइन हुआ है नहीं, एकदम अच्छे से असाइन हो गया है। अभी आ जाते हैं बाकी चीजों को सिलेक्ट करने के लिए। तो इस व्यू को सिलेक्ट किया, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, टॉप व्यू में चलते हैं। यहाँ पे आउटर वॉल के लोड को असाइन कर देते हैं, तो अभी हमारे पास 10 इंच का वॉल रहेगा नहीं, बस सीढ़ी के पास रहेगा। और बाकी जो है सब फर्स्ट फ्लोर पे आते ही 5 इंच वॉल में जाते हैं, इसलिए हमारा बाकी का सारा 5 इंच वॉल में जाता है। असाइन टू सिलेक्टेड व्यूज, ओके ओके, कंट्रोल जेड। बाकी जो व्यूज है उस पे ये लगा, इसको हटा और इस लोग को लगा। ठीक है, असाइन टू सिलेक्टेड व्यू, असाइन। सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, अभी इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स टॉप व्यू, आउटर वॉल, जो आपका स्टेयरकेस के चारों तरफ का वॉल है उसको सिलेक्ट किया। असाइन टू सिलेक्टेड मीन्स असाइन। देन आ जाता है सारे व्यूज को सिलेक्ट करना है, इसको छोड़ देना है। और इसमें कर देना है हम लोग को असाइन टू सिलेक्टेड मीन्स। एक बार आइसोमेट्रिक में जाके इसको चेक भी कर लेंगे तो प्रॉपरली असाइन हो चुका है, कहीं कोई मिसअप नहीं हुआ। अभी आ जाते हैं टॉप पे। यहाँ पे भी अगेन ये हमारा 11 किलोमीटर का लोड जो है स्टेयर केस के चारों तरफ लगेगा, क्योंकि हाइट कम हो गया। और पैरापेट वॉल लोड लगेगा बाकी जगह पे। सही से हो गया। तो उसके बाद आ जाते हैं टॉप पे, एकदम हेडरूम में। और इसे कर देते हैं असाइन। आइसोमेट्रिक में चेक कर लेंगे। और नीचे का जो है यहाँ पे भी बीम पे वॉल लोड रहेगा, तो वॉल लोड लगा दें। इसको भी आइसोमेट्रिक में चेक कर लेते हैं। सब पे लग गया है। जो जितने लोड्स थे हमारे वो यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं, इसको सेव कर लेते हैं। क्योंकि लोड्स को अप्लाई किए बिना अगर आपने क्लोज कर दिया तो वो यहीं पे कहानी खत्म, आपको फिर से सब कुछ करना पड़ेगा लोड्स लगाने के लिए। ओके, रेंडर व्यू भी आप देख लीजिए, सब सही से चल रहा है। अब लोडिंग के बाद आ जाता है एनालिसिस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस कमांड में जाके लोग इनको एनालाइज कर देंगे, फिर एक बार एनालिसिस करना है। वन एरर, लेट्स सी क्या एरर आया है। लोड वन टाइप्स इसमें, एस, नो लोडिंग डिफाइंड फॉर यूटीसी लोड रन टाइम। ओके,
तो लोडिंग में हम लोगों ने यहाँ पे जो सेस्मिक डेफिनेशंस था उसमें कुछ नहीं किया। तो चलिए वहां पहले था, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे अपने कमांड फाइल में। कमांड फाइल में जाने के बाद इसको फुल स्क्रीन में लेते हैं। और अभी हम लोग अपने सारे लोड्स को कर लेते हैं कॉपी। तो जो मेजर लोड्स हैं, लोड्स कॉम्बिनेशन में मेजर लोड्स, इसमें से हम लोग डेड लोड को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C। उसके बाद यहाँ पे डिफाइन में जाके लोड्स को लिख देंगे। तो सेल्फ वेट है। अब इसमें हमें डायरेक्शन नहीं देना है। पहला हम लोग सबके डायरेक्शंस को हटा दें। यहाँ से डायरेक्शन हटाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद स्टैट को यहाँ पे वेट वर्ड चाहिए होता है, जैसे कि सेल्फ वेट, मेंबर वेट, लोड वेट। तो उसको नहीं चाहिए कि आप लोड लो, क्योंकि वहां पे सिस्मिक वेट डिफाइन है। ओके। और इसीलिए वहां पे कोई डायरेक्शन भी नहीं है। अभी लोड लोड को भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दें, और लोड को रिप्लेस कर देंगे वेट वर्ड से, क्योंकि सिस्मिक वेट की बात हो रही है। और उसके बाद हमने डायरेक्शंस को हटा दी। देन आ जाती है तो रेंज है। यहाँ पे क्या करेंगे कि -2 की जगह हम इसका 25% लेंगे, वो भी पॉजिटिव। तो 25% का कितना होता है, 0.5। ओके। तो इसका वैल्यू जो है वो 0.5 कर दें। लेकिन लोड्स, क्योंकि डेड लोड कंप्लीटली लेता है सेस्मिक लोड में, और लाइफ लोड का 25% लेता है, अगर 3 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर तक हमारा लोड है। ओके। उसके बाद पिछले सेशंस में आपने जाना होगा कि यहाँ पे हमें एक और चीज लिखनी होती है, परफॉर्म एनालिसिस एंड देन चेंज। ये करने से वार्निंग नहीं आता। ये लोड, सिस्मिक लोड में लिखना होता है आप लोग को, परफॉर्म एनालिसिस एंड चेंज। अभी इसको सेव कर लेते हैं और इसे क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, हम लोग फिर से एक बार एनालिसिस में जाके रन एनालिसिस कर लेते हैं। अभी यहाँ पर 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स। ओके। देन आ जाते हैं डिजाइन। तो डिजाइन में आने के लिए सबसे पहले कंक्रीट में जाइए, कोड चुन लीजिए अपना IS-456 का। उसके बाद सिलेक्ट पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद क्लियर कवर हो गया, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, मेन और सेकेंडरी रेनफोर्समेंट का मैक्सिमम मिनिमम डाया भी चेंज चूज करिए। उसके बाद मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होगा वो भी चूज करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 पैरामीटर्स हम लोग को चूज कर लेने हैं। उसके बाद क्लियर कवर में
बीम के लिए 30 mm, कॉलम के लिए 40 mm। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, सपोज आप M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हो या फिर M20 का ही यूज कर रहे हो, 20,000 कर लीजिए। स्टील जो है वो तो अब मिनिमम 500 का मिल रहा है, तो 500,000 यूज करेंगे। सेकेंडरी स्टील भी वही है, 500,000। ये मिनिमम लेके चल रहा हूँ। हायर ग्रेड का स्टील आपके पास अवेलेबल हो, आप वो यूज कीजिए। मैक्सिमम मुझे 16 mm का इन्फोर्समेंट चाहिए, मिनिमम जो है 12 mm का। मैक्सिमम सेकेंडरी, मिनिमम तो 12 का ले सकते हैं, नहीं 10 का भी ले सकते हैं। मिनिमम मेन, ये आपका 12 का रहना चाहिए कॉलम्स में। मिनिमम सेकेंडरी 8 mm का रहेगा। तो उसके बाद कमांड्स को डिफाइन कीजिए, जहाँ पे डिजाइन कीजिए, डिजाइन कॉलम, डिजाइन लेवल और टेक ऑफ, सब कुछ आ गया। अब एक एक करके असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट में जाते हैं, पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू जेड। तो मेरा बीम का कवर के लिए सब कुछ बीम यहाँ पे सिलेक्टेड है। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन कर दिया। इसमें करेंगे वाई यानी कॉलम्स को। देन ये तो सबके लिए है, तो ये असाइन टू व्यू हो जाएगा। ओके, जैसे कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, हर चीज में करना चाहते हैं आप। बीम का मिनिमम चेंज कर सकते हो इफ यू वांट, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं मिनिमम मेन बार जो है वो 12 ही रख रहा हूँ। ओके, देन डिजाइन बीम्स में फिर से वही प्रोसेस, एक्स और वाई को, एक्स और जेड को सिलेक्ट कर देना है और उस प्रॉपर्टी को असाइन कर देना है। कॉलम के केस में हम लोग को वाई एक्सेस को सिलेक्ट करके असाइन कर देना है। ये तभी काम करेगा जब आपका एक्स और जेड एक्सिस में ही सारा बीम हो। अगर आपने कोई इंक्लाइंड बीम किया है तो वहां पे काम नहीं करेगा। ओके, अब हम लोग इसको एनालिसिस कर लेते हैं, रन एनालिसिस। ट्वेल्व वार्निंग्स हमारे पास, चलिए देखते हैं क्या क्या वार्निंग्स है। अनेबल टू अकोमोडेट रिक्वायर्ड रेनफोर्स, यानी कि सेक्शन जो है वो छोटा पड़ जा रहा है। कहाँ फील हो रहा है? बीम नंबर 38, 220। चलिए प्रॉपर्टीज में चलते हैं, ज्योमेट्री में चलते हैं। 38 कौन सा है? ओके, अगर ये है तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे छोटे छोटे बीम्स में इंटरसेक्ट हो गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सब जो बीम्स है ना, ये इस तरीके से हो गया है। ये हर लेवल पे हुआ होगा।
सारे लेवल्स का सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको मर्ज कर दे। मोस्टली ये अब काम आपका हो जाना चाहिए। और एनालिसिस। तो क्लोज करेंगे तो रन एनालिसिस हाईलाइट हो जाएगा। अब एनालाइज करके देख लेते हैं। अभी भी 7 वार्निंग्स हैं, चलिए चेक करते हैं क्या वार्निंग्स है। अनेबल टू अकोमोडेट रिक्वायर्ड कॉलम नंबर 80। देन और कौन सा है? 80, 86, 77, 74। वार्निंग 7। 3, 4, 5, 6, 7। पहला है 50। देन है हमारे पास 71। देन है हमारे पास 74, 77, 78, 80। और फिर आ जाता है 86। क्लोज। इसके बाद हमें करना है हाईलाइट। तो ये सारे जो कॉलम्स हैं ये सब फेल कर रहे हैं। मतलब इन सारे कॉलम्स को हम लोग को साइज चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं चलेगा। तो बेसिकली इस फ्लोर के जो कॉलम्स है उसका साइज एक से हम लोग को इनको सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स में लेके चलते हैं। व्यू, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, टॉप व्यू। उसके बाद Ctrl+3। ओके। तो दोनों डायरेक्शंस में कॉलम फेल हो रहे हैं, तो साइज तो चेंज करना पड़ेगा। व्यू, प्रॉपर्टी जो है
इसको चेंज करके देखते हैं, 250 कर लेते हैं, 10 इंच करते हैं। अभी एनालिसिस करके देखते हैं। तो ये एक रिपीटेटिव प्रोसेस है, अगर आपका कुछ फेल हो रहा है तो आप उसको वहां से चेंज करके देखते रहिए जब तक कि आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ जाए। ओके, तो सारी वार्निंग्स यहाँ पे खत्म हो चुकी है, एरर्स भी जीरो हो चुका है। अभी हम लोग एक बार रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। ओके, तो डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर में चले जाते हैं और कॉलम्स पे क्लिक करके देख लेते हैं। 12 का 12 रेनफोर्समेंट आ रहा है। 16 का 12 काफी हेवी रेनफोर्समेंट है। 12 का 12 इतना ज्यादा हाइट हो जाने के बाद बिल्डिंग पे काफी ज्यादा रेनफोर्समेंट आ ही जाता है। अगर लोड कॉम्बिनेशंस नहीं लगाते तो कम आता है, लेकिन लोड कॉम्बिनेशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लोड ऐड करेगा तो कॉम्बिनेशन नहीं ऐड करेगा। चलिए, तो बीम पे भी चेक कर लेते हैं। बीम पे जो है 5 12 4 12 3 12, बॉटम बीम पे 16 का आ रहा है। काफी ज्यादा हेल्दी आ रहा है। हाँ, मतलब मेरे पास स्पैम थोड़ा बड़ा है, बट स्टिल। तो गाइज हम लोगों ने बाकी सारा कुछ मॉडल कर लिया था, लेकिन एक चीज मिस कर दी थी, वो थी कैंटिलीवर स्लैब बनाना। तो यहाँ पे हम लोग कैंटिलीवर स्लैब की मॉडलिंग करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले बीम्स को एक्सटेंड कर देना है और उसके बाद स्लैब्स को वहाँ पे ज्वाइन कर देना है। जैसे ही हमारे स्लैब्स ज्वाइन हो जाते हैं तो बाकी लेवल्स पे उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे एंड जो मेंबर की प्रॉपर्टीज है वो हमें असाइन कर देनी है। तो मेंबर की प्रॉपर्टीज असाइन नहीं हुई है, इसके कारण काफी सारे एरर्स एंड वार्निंग्स आ रहे हैं, तो हमें वो सब भी चेक करना रहता है। तो जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि जितने भी लाइक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उन सब चीजों को यहाँ पे कवर करने की जरूरत कोशिश की गई है, सो दैट आप जब प्रोजेक्ट करें तो आपको क्लियर आइडिया मिल सके कि कहाँ कहाँ पे गलती हो सकती है। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सारे लोड्स वगैरह लगा दिए हैं। ओके, तो लोड्स में भी एक बार चेक कर लेंगे, एरर्स वहाँ भी हो सकते हैं। यहाँ पे मेंबर के मिसिंग प्रॉपर्टीज को चेक कर लेंगे, जो कि मिसिंग प्रॉपर्टी और मिसिंग इलास्टिसिटी दोनों में से होता है। उसके बाद हम लोग हटाएंगे, तो और जैसे ही मतलब प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइन कर दी गई है, यहाँ पे काफी एरर्स एंड वार्निंग जो है वो हट चुके हैं। और इस तरीके से हमारा जो मॉडल है वो काफी हद तक ठीक हो चुका है। अभी हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या वार्निंग्स आते हैं। कोशिश यही की जाती है कि आपके मॉडल में जितनी भी वार्निंग्स हैं उन सबको हटा दिया जाए। हालांकि अगर आप वार्निंग को नहीं भी हटाए तो भी आपका स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन हो जाएगा, एंड दैट इज गुड टू गो विद द आरसीडीसी। तो आरसीडीसी में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे जाके आप अपने स्ट्रक्चर को आराम से डिजाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप स्टैट प्रो में ही अपने सारे एरर्स एंड वार्निंग्स को हटा देंगे तो आपका मेन जो मॉडल है वो काफी लाइट हो जाता है, इकोनॉमिक बनता है। ओके, तो कोशिश ये करनी है कि स्टैट प्रो में ही सब कुछ फिक्स कर लिया जाए। अब जैसे कोई मेंबर फेल हो रहा है तो आप ट्राई कीजिए कि स्टैट प्रो में ही उसे पास करवा लिया जाए, क्योंकि आरसीडीसी में क्या होगा कि जितना भी साइज आपका स्टैट प्रो में आ रहा है उससे ज़्यादा साइज का ही डिमांड होगा, और ऑटोमेटिकली जो रेनफोर्समेंट हमारे सॉफ्टवेयर देते हैं उसमें भी रेनफोर्समेंट वहाँ पे स्टैट प्रो के कंपटीशन में ज़्यादा होता है। तो ये बातें हम लोग को ध्यान में रखनी है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कॉलम डिजाइन की ही बात ले ली जाए, तो वहाँ पे हमारा जो लाइक कॉलम है वो इतना ज़्यादा साइज आ जाता है आरसीडीसी में कि प्रैक्टिकली उसको देना हर क्लाइंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉलम्स को स्टैट से डिजाइन कर लेते हैं और बाकी मेंबर्स को आरसीडीसी से, जो कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ओके, तो कॉलम्स आप देख रहे हो कि जो कॉलम्स मेरे फेल हो रहे हैं उन सबको मैं फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर फेलियर्स हो रहे हैं वो मोस्टली कॉलम्स हैं। ओके, तो आप सिंपली जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, नोटपैड में अपना सारा फेल्ड मेंबर्स को लिख लीजिए एंड उसके बाद देख लीजिए कि कौन कौन से मेंबर फेल हो रहे हैं, किसका सेक्शन साइज बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपके पास आ रहा है कि ये पर्टिकुलर मेंबर जो है उसका साइज कम है, तो उसको किस तरीके से फिक्स करेंगे, या फिर वो रेनफोर्समेंट को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, तो क्या करने हैं हम लोग को सेक्शन के साइजेस को बढ़ाना। अब सेक्शन के साइजेस बढ़ाने का दो तरीके होते हैं। जैसे कि आपका छोटा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे तो आपको बॉटम टू टॉप सेम साइज देना है कॉलम का, ताकि कंस्ट्रक्शन में इजी हो। लेकिन जहाँ पे प्रोजेक्ट्स बड़े हो जाते हैं वहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग बॉटम में बड़े साइज का कॉलम दे देते हैं, तो आप लोग उससे कम साइज के कॉलम दे देते हैं, सो डैट हमारा स्ट्रक्चरली भी वो सेफ हो जाए और इकोनॉमिक भी रहे हमारा प्रोजेक्ट। तो इकोनॉमिकल एंड स्ट्रक्चरल ये दोनों ही चीजें हम लोग को अपने ध्यान में रखनी होती है। ओके, अभी आ जाते हैं कि यहाँ पे मैं अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग साइजेस प्रोवाइड कर। हालांकि अगर G+1 2 यहाँ तक की बात रहती है तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप कंप्लीट कॉलम्स को चेंज कर लीजिए बॉटम टू टॉप। ठीक है, उसको नहीं करना, इसीलिए मैं ऐसा कर। ओके, अभी हम लोग अपना कॉलम का काम जो है वो स्टार में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आरसीडीसी में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग में कंप्लीटली सीख लिया है। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो लूप होल्स होते हैं और जहाँ पे हम लोग को लाइक प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, जैसे कि बेसिक सेटिंग्स। तो ये बेसिक सेटिंग्स जो यहाँ पे ओपन हुई है ये आपको ऑलरेडी पता है, नहीं भी पता है तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सब कुछ करके दिखा रहा हूँ, तो आप उससे देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डाउट होगा तो आप कंप्लीट जो कॉलम डिजाइन की वीडियो है तो आपको पे अवेलेबल कराई गई है, वहाँ से जाके देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। फिर आ जाते हैं लोड्स पे। तो लोड्स में जैसे आपने देखा कि बेसिक लोड्स तो हम लोग को यहाँ डिफाइन करने होते हैं एंड लोड कॉम्बिनेशन हम लोग एनालिसिस फाइल से लेते हैं। हालांकि ऑटो लोड कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपने स्टैड में लोड कॉम्बिनेशन बनाया है तो सिंपली इसको वहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स अभी भी फेल कर रहे हैं, अलग अलग लेवल्स पे फेल कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ट्राई करता हूँ कॉलम्स के साइजेस को चेंज करना। तो आई गेस कॉलम डिजाइन का जो लाइक प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया गया है उसमें आपको बताया गया है कि कॉलम के साइज किस तरीके से आरसीडीसी में चेंज करना है। लेकिन वहाँ क्या होता है कि हर एक कॉलम को 1 by 1 चेंज करना होता है एंड आपका जो एनालिसिस फाइल है यानी कि स्टैड फाइल, वहाँ पे साइजेस वही के वही रह जाते हैं। तो आप जब बीम डिजाइन करोगे तो अभी आपको सेम साइजेस जो पुराने साइजेस है उसी के हिसाब से काम करना होगा। तो एक बेटर अप्रोच ये भी है कि आप सिंपली जाके स्टैंड को में ही अपने साइज को चेंज कर दीजिए, और वहाँ से चेंज करने पे क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे आरसीडीसी में, आपको अपडेटेड साइज मिल जाता है। ओके, और दूसरा क्या हो जाता है कि लाइक बीम वगैरह का ड्राइंग बनाएंगे तो वहाँ पे भी आपको अपडेटेड साइज मिल जाएगा। तो आपको बीम के ड्राइंग्स में कॉलम का साइज जो है एक्यूरेट दिखेगा, अदरवाइज आपको ऑटोकैड में जाके चेंज करना है। अब दोनों ही मेथड्स के प्रोज एंड कॉन्स को समझते हैं। ये जो मेथड मैं अभी यूज कर रहा हूँ ये हम लोग को तब यूज करना है जब आपके मल्टीपल कॉलम्स मल्टीपल लेयर्स पे फेल कर रहे हो, क्योंकि उस केस में आपको बहुत सारे साइजेस को चेंज करना होता है। तो उससे बेटर है कि एनालिसिस फाइल में ही साइज को चेंज कर लिया जाए। लेकिन कभी मान लीजिए कि आउट ऑफ 18 19 या आउट ऑफ 15 कॉलम्स आपके 2 या 3 कॉलम्स फेल हो रहे हैं, और वो भी 1-2 लेवल पे फेल हो रहे हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम नहीं फेल हो जा रहे, आपको बॉटम से लेके ग्राउंड फ्लोर तक या फिर फर्स्ट फ्लोर तक फेल। उस केस में क्या करना है, आपको आरसीडीसी में ही अपने साइज को चेंज कर देना है। इस तरीके से क्या होगा
कि आपका काम भी हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ओके, थोड़े बहुत जो मॉडिफिकेशन है वो तो हम लोग को ऑटोकैड में कर सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनली ध्यान ये रखना है कि स्ट्रक्चरल डिजाइन जो है वो हमारा सही होना चाहिए। ओके, उसके साथ हम लोग कोई भी मिसमैनेजमेंट वगैरह नहीं करेंगे। स्ट्रक्चरल डिजाइन को आपने एक्यूरेटली डिजाइन कर लिया है यहाँ पे, तो ऑटोकैड में आप ड्राइंग को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली आपको रिपोर्ट देना होता है। अगर कोई आपसे डिमांड करेगा तो रिपोर्ट डिमांड करेगा, तो रिपोर्ट आपको क्या करना है वो आप आरसीडीसी का भी दे सकते हो, स्टैट का भी दे सकते हो, तो जहां भी आपका प्रॉपर डिजाइन है वहां से आप रिपोर्ट दे सकते हो। ओके, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉलम एक पर्टिकुलर लेवल में फिल है, तो कॉलम को होल कॉलम को कैसे डिजाइन करते हैं वो तो आपको पता है ही। अभी यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन को किस तरीके से डिजाइन करते हैं या फिर पर्टिकुलर लेवल पे कैसे डिजाइन करते हैं उसको देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कुछ देर से अलग अलग सेक्शंस को ट्राई कर रहा हूँ, अलग अलग साइजेस ट्राई कर रहा हूँ, और उसमें देख रहा हूँ कि कॉलम्स फेल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। कभी कभी तो हम लोग को लाइक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करके पता चल जाता है कि हाँ ये कॉलम फेल नहीं करेगा, बट सॉफ्टवेयर में वो फेल हो रहा होता है। तो बेसिकली हम लोग ट्राई क्या करते रहते हैं कि हमारा जो कॉलम है वो जो वॉल के साथ अलाइन हो जाए और उसका जो डेप्थ है वो बढ़ जाए, यानी कि विड्थ हम लोग का फिक्स रहे, डेप्थ बढ़ जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता है सॉफ्टवेयर में। 230 या 250 के विड्थ में कभी कभी चीज़ें पास नहीं होती है। स्टैटप्रो में यूजुअली पास हो जाएगा, बट आरसीडीसी में नहीं होगा, तो घबराने की बात नहीं है। उसका भी हैक क्या है मैं बताऊँ, ठीक है। तो फिलहाल समझिए कि आरसीडीसी में जब फेल हो रहा होगा तो किस तरीके से करें, तो हम लोग उसके विड्थ को बढ़ा के देखेंगे, तो 300 350 इस तरीके के विड्थ पे ये चीजें पास हो जाती हैं। अब आ जाता है कि अगर नहीं हो रहा हो तो क्या करें, तो आप भी सिंपली जाके स्टार प्रो में अपना साइजेस को यूज कीजिए और वही साइजेस के बेसिस पे अपना सारा डिजाइन कर लीजिए। ओके, दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू, कि वहां पे जाके आप स्टार प्रो से ही सारा रिजल्ट निकालिए कॉलम का और उसी को दे दीजिए। अगर आपके बीम्स में नहीं फेल हो रहे हैं तो आपका बाकी स्ट्रक्चर सही है और कॉलम्स का ही एक ऐसा ड्राइंग आ रहा है जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो बेटर है कि कॉलम्स को का डिटेल जो है वो आप स्टार प्रो से ही ले लें। अभी आ जाते हैं फुटिंग के ऊपर। तो फुटिंग डिजाइन भी आपको पता है, यहाँ पे जो बनाना है वो ट्रैपेजॉइडल फुटिंग है, क्योंकि उस पर्टिकुलर लोकेशन में जहाँ पे ये प्रोजेक्ट है वहाँ पे ट्रैपेजॉइडल फुटिंग का ही यूजुअली होता है। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि सॉइल टेस्ट किया जाए, बट ऐसा जो है क्लाइंट वो सॉइल टेस्ट के लिए रेडी नहीं। तो जब रेडी नहीं होगा तो हम लोग जो एसपीसी का बेसिक कैपेसिटी है वो देख लेंगे, जोन देख लेंगे कि सिस्मिक जोन कौन सा है, वो सब हम लोग चेक कर लेते हैं और उसके बेसिस पे जोन के बेसिस पे सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाता है और सॉइल कंडीशन के बेसिस पे हम लोग का सब स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाता है। हालांकि जब हम लोग को अगर पाइल वगैरह करना पड़ जाए तो वहाँ पे ये चीज़ें उतना सफिशिएंट नहीं होती हैं, बट बाकी केसेस में जैसे कि आइसोलेटेड फुटिंग का केस हो, पैड फुटिंग हो या ट्रेपेजॉइडल फुटिंग हो, स्टेप्ड फुटिंग हो, इन सब में बहुत ही कन्वीनियंटली ये सब डिजाइन हो जाता है। हम लोग 18 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर का जो लोड है वो लेके चलते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सारा डिजाइन कर लेते हैं। फिर यहाँ से जो फाइल है वो हमारा DXF फाइल के फॉर्मेट में सेव हो जाता है। ओके, तो DXF फॉर्मेट को ही यूज करेंगे एंड जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसको हम लोग शो कर देंगे। तो ड्राइंग तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में आते हैं। अगर आप MM में ड्राइंग कर रहे हो तो काफ़ी कन्वीनियंटली हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी सॉफ्टवेयर में जो हमारा ये ड्राइंग है लाइक फीट एंड इंचेस का ड्राइंग है, तो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में एक्यूरेसी रहता है, कुछ में नहीं रहता है। जैसे जो आरसीडीसी में विंडोज 10 में चल रहा हूँ उसमें एक्यूरेसी है, इस वाले में उतना नहीं। तो ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम कि कैसा कैसा है। ओके, बट यूजुअली और कोई बात नहीं है। ओके, अभी हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट बीम डिजाइन के ऊपर। तो बीम डिजाइन के लिए भी आपको पता है कि बेसिक सेटिंग्स के बाद आपको लोड्स को
बेसिक लोड्स को डिफाइन करना है, फिर लोड कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग एनालिसिस फाइल से लोड कॉम्बिनेशन लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखने में क्या आ रहा है कि मैक्सिमम बीम्स जो फेल ही हो जा रहे हैं। तो मैक्सिमम बीम फेल होने का यहाँ पे गलती क्या हुई? तो गलती ये हुई कि विड्थ जो है वो लाइक ज़्यादा है, डेप्थ कम है। ठीक है, तो स्टैट प्रो में जो वैल्यू इंटर किया गया था वो गलत इंटर कर दिया गया था। वाई के जगह पे XD का वैल्यू इंटर हो गया था। ओके, तो डेप्थ जो है वो हमेशा विड्थ से इक्वल होता है या ज़्यादा होता है। यहाँ पे सिचुएशन ही उल्टी हो गई, तो वो एक मिस्टेक थी। तो हम लोग क्या करेंगे कि सारे के सारे जो बीम्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज को चेक कर लेंगे। अब आई है तो एक बीम की प्रॉपर्टी को थोड़ी ना चेक करेंगे, सारे बीम की प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। और उसके बाद हम लोग आके फिर से यहाँ पे सारा जो डिज़ाइन है उसको देखते हुए फिर से डिज़ाइन कर लेंगे। अभी देखना है कि बीम जो है वो जो साइज दिया गया था उसमें पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे डिजाइन किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग अलग अलग साइजेस को यहाँ ट्राई करेंगे और देखेंगे कि बीम जो है वो डिजाइन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जिस बीम साइज पे ये डिजाइन हो जाए उसी बीम को उसी साइज को हम लोग डिफाइन कर देंगे लाइक बाकी सारे बीम्स के लिए, क्योंकि यहाँ सारे के सारे बीम्स पास ही कर जा रहे थे, बस एक दो बीम सारे के सारे बीम फेल हो रहे थे, बस एक दो बीम ही पास हो रहा था। तो जब यहाँ पे मल्टीपल फेलियर्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे तो हम लोग सिंपली जो साइजेज हैं सबके साइजेज चेंज करने हैं तो हम लोग सबके साइजेज चेंज कर देंगे, कोई इश्यू की बात नहीं है। ओके, और जो एक आध बीम फेल हो रहा होता है तो उसको हम लोग RCDC में चेंज कर लेते हैं। तो ये वैसा ही है जैसा कि हम लोग का कॉलम के साथ हम लोग करते हैं। ओके, बाकी अगर आपका जो मॉडल है वो वार्निंग एंड एरर फ्री आ रहा है स्टैट प्रो में, तो आप मोस्टली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पे जो आपके मेंबर्स हैं वो पास हो गए। ठीक है, अब कुछ जो बीम्स हैं वो आपको RCDC में फेल होते दिख रहे हैं, आपको पता है कि वो स्टैट प्रो में पास हो चुका है। तो वैसे केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका सारा कुछ अलाइनमेंट के हिसाब से सही आ रहा, ठीक है, जिससे भी यहाँ पे एक बीम फेल कर रहा है, तो आपको पता है कि ये जो बीम जिस पे ज़्यादा लोड होना था वो चीज़ पास कर जाता है, बगल वाला बीम फेल कर जा रहा है। तो ऐसे में प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो? प्रैक्टिकली एक तो है कि आप बीम के साइजेस को बढ़ा बढ़ा के देख सकते हो, वो सारी चीज़ें तो है ही। वो जो स्ट्रक्चरली लोग सोचते हैं वो तो आपको सोचना आता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे बीम के साइज को लाइक पता है कि बीम पे लोड कम है लेकिन ये फेल हो जा रहा है, हालांकि इसे फेल नहीं होना चाहिए था, तो वैसे केस में क्या करना है कि सिंपली जो बगल का बीम जो पास हुआ है उसकी डिटेल्स को आप इस पे दे सकते हो। हाँ, अब ये सारी चीज आप उसी प्रोजेक्ट में कर सकते हो जो कि आपका स्ट्रक्चरल वेटिंग के लिए नहीं जाने वाला है। जैसे कि स्ट्रक्चरल वेटिंग क्या होता है, आप जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो उसको IITs या NITs के प्रोफेसर्स अप्रूव करते हैं, तो वहाँ पे आपका एरर्स एंड वार्निंग्स नहीं आना चाहिए, और वो जो चीज़ है वो होती है स्ट्रक्चरल वेटिंग। तो अगर आपका स्टैट में वो चीज़ पास कर जा रहा है तो वैसे वहाँ भी पास कर जाएगा, लेकिन RCDC में फेल कर रहा है तो आप RCDC की रिपोर्ट मत दीजिएगा, आप स्टैट की रिपोर्ट्स दीजिएगा एंड वहाँ के रिजल्ट्स दिखाइएगा। आपका जो फाइनल ड्राइंग में रिजल्ट है वो स्टैट के रिजल्ट से ज़्यादा होना चाहिए या उससे इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये ही बात हम लोग को ध्यान रखना। तो अगर आप यहाँ पे RCDC में फेल हो रहा है दैट इज नॉट मच ऑफ एन इशू, क्योंकि यहाँ पे साइजेज एंड रेनफोर्समेंट जो नॉर्मल बिल्डिंग्स बनाने होते हैं उससे ज़्यादा आते हैं। तो फिर अगर ज़्यादा आते हैं तो हम लोग RCDC को यूज क्यों करते हैं, ये बात भी एक सोचने वाली बात है। तो उसको हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा एफर्ट कम हो सके। पहले क्या होता था कि स्टैट प्रो में जो भी रिजल्ट्स आते थे उसको हम लोग एक्सेल में लिखते थे या फिर पेन पेपर से लिखते थे एंड उसको मैनुअली कैलकुलेट करते थे, फिर उसके बाद एक्सेल आया, काम थोड़ा इजी हो गया। अब आ गया है RCDC, ये बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है।
तो हम लोग का जो टाइम लगता था वो टाइम यहाँ सेव हो रहा है। लेकिन अपने बुद्धि विवेक को एकदम हाथ में रखना है एंड ऐसा नहीं कि बेसिक जो हमारा डिजाइन का टेक्निक्स है उसको छोड़ देंगे। अगर उसको छोड़ देंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा हैवी रिजल्ट्स आने लगेंगे, जो कि प्रैक्टिकली बनाना किसी क्लाइंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ें आप यहाँ बना रहे हो वो सारा कुछ एक्चुअली ग्राउंड पे एग्जीक्यूट हो सके। अब यहाँ से जो भी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं उन सबको हम लोग एक से फाइल फॉर्मेट में ही सेव कर लेंगे, दैट इज नॉट एन इश्यू। बाद में उसको हम लोग ऑटोकैड में DWG कन्वर्ट कर लेते हैं और वहाँ पे रिजल्ट्स में मॉडिफिकेशन कर देते हैं। वो सब कुछ डिटेल्ड ड्राइंग कैसे बनाना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक दैट इज एन इशू। ओके, अभी बात क्या है कि हम लोग को यहाँ पे की सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेना है। मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ इस प्रोजेक्ट पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी समझना जरूरी है। आइडियल सिचुएशन में लाइक स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली कैसे पास करा देना है, एक एक मेंबर कैसे पास हो जाए, वो सब तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके लिए अगर आपको उसी में चीज में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट ये वीडियो मत देखिए। आप पहले अपना प्रोफेशनल ट्रेनिंग का जितना भी क्लासेज है उन सबको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। जैसे कि फाउंडेशन डिजाइन से रिलेटेड कोई डाउट हो या फिर कॉलम डिजाइन हो, बीम डिजाइन, सब कुछ वहां से देख के आइए। अब इस वीडियो में मैं करूंगा तो लास्ट में स्लैब डिजाइन, बट मैं प्रैक्टिकली आपको बता चुका हूँ कि मैं स्लैब डिजाइन एक्सेल से ही प्रीफर करता हूँ। एक्सेल से डिजाइन कैसे किया जाता है ये सब कुछ आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैं डिजाइन भी वहीं से करूँगा। स्टेयर केस का जो डिजाइन है उसका जो तरीका है वो सब भी एक्सप्लेन किया जा चुका है। लेकिन अब यहाँ सॉफ्टवेयर में हो सकता है तो कैसे होगा वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। डिटेल्ड ड्राइंग भी यहाँ पे मैं हर एक अलग अलग लेवल पे आपको अलग अलग तरीके से बता दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग कंप्लीट डिटेल ड्राइंग भी जनरेट कर देते हैं और कहाँ हम लोग को इतना जनरेट करके देने की जरूरत नहीं होती। तो अगर एक एक मेंबर का ही हम लोग करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आ गया वो हमारा स्लैब डिजाइन। तो स्लैब डिजाइन भी अलग अलग लेवल्स पे किया जा सकता है। तो हम लोग एक लेवल का स्लैब डिजाइन कर लेते हैं और उसके हिसाब से रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो आपको वो सारा चीज भी देखना है कि बीम्स में भी आप जब डिजाइन कर रहे हो तो उससे पहले सारे लोड्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट प्रो में भी हमेशा चेक करते रहना है कि कोई एरर्स या वार्निंग्स नहीं आना है। ठीक है, आप जो है वो इफेक्टिवली काम कर सको एंड आपके वर्किंग मेथड पे कोई क्वेश्चन ना हो। अब यहाँ पे हम लोग हाँ बीम डिजाइन में एक और बात बता देता हूँ। बीम डिजाइन में प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ के रिपोर्ट्स को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि टॉप में रेनफोर्समेंट ज्यादा आ रहा है, बॉटम में रेनफोर्समेंट कम आ रहा है। अब जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसमें क्या होता है कि बॉटम जब टूटेगा बीम तो बॉटम से टूटेगा, तो बॉटम में रेनफोर्समेंट ज्यादा होना चाहिए। बट इसके लिए भी एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ मूवमेंट ज्यादा होगा वहां से बीम टूटेगा, सिंपल सी बात है। एंड्स में मूवमेंट टॉप में ज्यादा होता है तो टॉप में टूटेगा, सेंटर में मूवमेंट बॉटम में ज्यादा होता है तो बॉटम में टूटेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि बीम जो है वो बॉटम में सेंटर से टूट जाए, हो सकता है कि एंड से भी टूट जाए। ठीक है, तो एंड पे टॉप में रेनफोर्समेंट ज्यादा होता है। अब सॉफ्टवेयर में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो मेन रेनफोर्समेंट बीम वो भी टॉप में ज्यादा रहा, बॉटम में कम है। तो प्रैक्टिकली अगर आप ऐसा देने जाएंगे तो लोग बोलेगा इंजीनियर पागल। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे कि जो टॉप का हायर रेनफोर्समेंट है, जैसे सपोज 312 टॉप में आ रहा है, 212 बॉटम में आ रहा है मेन रेनफोर्समेंट,
तो आप टॉप में 312 देंगे, बॉटम में भी 312 देंगे, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा देने से कोई हार्म नहीं है। बाकी जो जैसा है वैसा आप दे दीजिए। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।